बिहार मद्य निषेध प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। और देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवाए थे कि किस गैस को बायोगैस या मार्स गैस कहा जाता है। तो देखिए CH4 को कहा जाता है। CH4 को मार्स गैस बायोगैस के नाम से जाना जाता है और ये मीथेन होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। अगर आप इस प्रश्न का ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देख लीजिए। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। ज्वालामुखी का जो मुख होता है, मुख, उसे क्या कहा जाता है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, भूगोल का क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। तो फटाफट सही जवाब बताइए कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। देखिए अगर आप ऑप्शन सी क्रेटर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 का सही जवाब बताइएगा कि फ्रांस का गांधी किसे कहा जाता है। फ्रांस का गांधी किसे कहा जाता है। फटाफट सही जवाब बताइए। देखिए जो भी क्वेश्चन है वो 10वीं लेवल का है। 10वीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन करवाया जाता है ताकि आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो 3 का सही जवाब बताइए कि फ्रांस का गांधी किसे कहा जाता है। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन भी पियरे पेरोडी का हो जाएगा। पियरे पेरोडी को फ्रांस का गांधी कहा जाता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे कि फ्रांस का गांधी किसे कहा जाता है तो पियर पेरोडी को फ्रांस का गांधी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है। सौंदर्य का देवता, याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछे सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है तो क्या जवाब दीजिएगा। ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी शुक्र हो जाएगा। इसे शाम का तारा, भोर का तारा, सबसे गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो एकमात्र ऐसे शुक्र ग्रह है जिससे लगभग 10-12 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और कोई ना कोई क्वेश्चन शुक्र ग्रह से रिलेटेड रहता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी लंबी है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब बता पाते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फटाफट बताइए कि भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी लंबी है। देखिए 6100 किलोमीटर जितने भी बच्चे बता रहे हैं 6100 किलोमीटर उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 6100 किलोमीटर भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है। तो ऑप्शन सी आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर देख लीजिए कि चंद्रमा के तल पर मौजूद जलविहीन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। चंद्रमा के तल पर मौजूद जलविहीन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। 6 का सही जवाब बताइए कि चंद्रमा के तल पर मौजूद जलविहीन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए 6 का ऑप्शन सी तूफानों का सागर कहा जाता है। चंद्रमा के तल पर मौजूद जलविहीन क्षेत्र को तूफानों का सागर कहा जाता है। तो 6 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। फटाफट 7 का सही जवाब बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सही जवाब बताने का प्रयास कीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। आप सभी जानते हैं इंडोनेशिया द्वीपों का समूह कहलाता है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया के पास है। तो ऑप्शन बी इंडोनेशिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंकोरवाट का जो मंदिर है वो इंडोनेशिया में ही है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, आप ही बताइए। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को गलत भी देंगे। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं क्योंकि गलत बहुत सारे बच्चे बताते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी।
तो देखिए गलत आंसर आने लगा। तो इसका सही जवाब गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। कुशीनगर आपका उत्तर प्रदेश में है, समझे कि नहीं। अगर क्वेश्चन पूछे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी तो कुशीनगर में हुई। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं। नालंदा से जितने लोग भी होंगे उनको तो ये क्वेश्चन याद ही होगा और वो लोग इस प्रश्न का सही जवाब भी बताएंगे। तो नालंदा वाले बच्चे जितने भी हैं सही बताएं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी। देखिए इसका सही जवाब कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा, कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की तो कुमारगुप्त ने की। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था। आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। और बख्तियार खिलजी के नाम पर ही बख्तियारपुर एक जगह का नाम है जो बिहार शरीफ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर और पटना से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है बख्तियारपुर। और बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था और इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 10 नंबर कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। 10 का फटाफट सही जवाब बताइए कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सही जवाब बताइए। तो सही जवाब बताइए कि 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार, जो ऑप्शन दिया है इसके अनुसार इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 500। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है तो 500 है। तो 10 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन है। 11 का सही जवाब बताइए कि फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले फुटबॉल विश्व कप जो था उरुग्वे ने जीता था। तो उरुग्वे यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन है तो उरुग्वे है। यानी 11 का ऑप्शन ए अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर देख लीजिए कि पंजाब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि पंजाब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है। सभी लोग आंसर करेंगे। देखिए 12 का अगर आप ऑप्शन सी पटियाला बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पंजाब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में स्थित है। अगला प्रश्न का सही जवाब बताएगा कि बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार दरोगा के प्रारंभिक परीक्षा में। क्वेश्चन पूछा गया है कि बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो देखिए 13 का फटाफट सही जवाब बताइएगा। तो इसका सही जवाब 1973 हो जाएगा। 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई और टाइगर स्टेट के नाम से एमपी यानी मध्य प्रदेश को जाना जाता है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत बार करवाए हैं। ऑप्शन ए लखनऊ है, ऑप्शन बी पटना है, ऑप्शन सी हैदराबाद है और ऑप्शन डी अहमदाबाद है। फटाफट सही जवाब बताइए कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए ऑप्शन ए लखनऊ बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है लखनऊ। बहुत बार क्वेश्चन करवाए भी हैं कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। तो 14 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 15 नंबर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पेट्रोलियम निर्धारक देशों का संगठन, पेट्रोलियम निर्धारक देशों का संगठन जिसे हम लोग ओपेक कहते हैं, तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, किस शहर में ओपेक का मुख्यालय है। तो आप ही लोग सही जवाब बताइए कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए ओपेक का मुख्यालय अगर आप वियना ऑस्ट्रिया बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है तो वियना ऑस्ट्रिया में है। तो ऑप्शन बी 15 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 16 नंबर कि भारत में तंबाकू खेती का सूत्रपात किस वर्ष हुआ। भारत में तंबाकू की खेती का सूत्रपात किस वर्ष हुआ। तो देखिए 16 का अगर आप ऑप्शन है 1556 ईस्वी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में तंबाकू की खेती का सूत्रपात 1556 ईस्वी में शुरू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर का सही जवाब बताइएगा कि कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। 17 का सही जवाब बताइए। सही जवाब बताइए कि कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। तो 17 का सही जवाब बताइए कि विटामिन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है, बाकी जो भी विटामिन है वो सभी वसा में घुलनशील होती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन बी और सी किस में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील है, बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा 18 नंबर कि बीरबल साहनी पुरा वनस्पति संस्था कहाँ स्थित है। बीरबल साहनी, फटाफट सही जवाब बताइएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। बीरबल साहनी पुरा वनस्पति संस्था कहाँ स्थित है। तो देखिए 18 का अगर आप ऑप्शन बी लखनऊ बता रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। बीरबल साहनी पुरा वनस्पति संस्था जो है ये लखनऊ में ही स्थित है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता है। फटाफट बताइए कि किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील। तो देखिए रॉलेट एक्ट यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील कहा गया है, तो ये रॉलेट एक्ट को कहा गया है। तो 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। संगमरमर का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी 20 का ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर कि केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो फटाफट सही जवाब बताइएगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो केंद्र के जो भी मंत्री होते हैं वह लोकसभा से चुने जाते हैं। लोकसभा से केंद्र के मंत्री चुने जाते हैं, तो ये उत्तरदायी लोकसभा के लिए होंगे ना। तो 21 का ऑप्शन है सही जवाब होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किस वर्ष हुई। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो इसका सही जवाब 1556 हो जाएगा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1556 में हुई, तो 22 का ऑप्शन है सही जवाब 1556 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी। सभी लोग बताएंगे, बिहार वाले बताइए आंसर कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। फटाफट बताइए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बोध गया, तो बोध गया ऑप्शन में नहीं ना है, तो बोध गया में हुआ था, लेकिन बोध गया के किस स्थान पर हुआ था। जैसे हम पटना कह देंगे तो पटना में पूरा जगह आ जाएगा ना। पटना एक जगह शहर का नाम है और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्थान हैं। तो आप बताइए कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान से हुई थी। उरुवेला बोधगया में है और उरुवेला में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है। 24 का सही जवाब बताइए कि दादरी गैस विद्युत परियोजना से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन मध्य निषेध के एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। तो 24 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किस वर्ष रखा गया। ये क्वेश्चन तो आपको पहले भी करवाए हैं कि इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था, किस वर्ष किया गया था आपको बताना है। तो देखिए 1955 में किया गया। 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सूत्रधार थे। फटाफट बताइए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सूत्रधार थे। देखिए 26 का अगर आप ऑप्शन बी के.बी. हेडगेवार बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सूत्रधार के.बी. हेडगेवार थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, मैसूर का शेर किसे कहा जाता है। मैसूर का शेर, तो सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। 2 ही ऑप्शन है आपके पास और दोनों में से सही जवाब बताइए कि मैसूर का शेर किसे कहा जाता है। तो देखिए 27 का ऑप्शन है टीपू सुल्तान, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैसूर का शेर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। तो 27 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कि लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है। लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो सभी लोग जानते हैं कि लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है। ये 120 दिनों का होता है। लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिनों का होता है। विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तब विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो होती है वो 60 होती है। न्यूनतम संख्या 60 होती है। विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान के किस संशोधन के तहत न्यूनतम आयु सीमा में परिवर्तन कर मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार करवाए भी हैं और बहुत बार पूछता भी है, इसीलिए करवाते हैं। हो सकता है रिपीट कर दें तो ये 61वां संविधान संशोधन हो जाएगा। संविधान के 61वां संविधान संशोधन के तहत न्यूनतम आयु सीमा में परिवर्तन कर मताधिकार की सीमा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। आगे देखिए कि पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। फटाफट सही जवाब बताइए कि पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो 1914 में। 1914 में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 32 नंबर देखिए कि ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम किस वर्ष भारत आए थे। यह भारत यात्रा पर आए थे जॉर्ज पंचम, और यह किस वर्ष आए थे। तो देखिए 1911 में आए थे। 1911 में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम जो थे वह भारत आए थे। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 33 नंबर कि किसके शासनकाल के समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। किसके शासनकाल के समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो इसका सही जवाब लॉर्ड डॉफरिन। लॉर्ड डॉफरिन के शासनकाल में आईएनसी की स्थापना होती है वो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर 34 नंबर है कि जॉर्ज पंचम का आगमन किसके शासनकाल के दरम्यान हुआ। देखिए जॉर्ज पंचम जब 1914 में भारत यात्रा पर है उस समय यहाँ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल था। तो ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि कवास गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब बताते हैं। कवास गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। तो ये गुजरात में है। कवास गैस विद्युत परियोजना गुजरात में है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये आपका 1957 में हुआ। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1957 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि शिशु का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है। शिशु का जो लिंग निर्धारण है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है। तो यह पिता के क्रोमोसोम से होता है, क्योंकि पिता का क्रोमोसोम XY होता है और मदर का XX होता है। तो इसी पर डिपेंड करता है। अगर XX मिलता है तो लड़की, अगर XY मिलता है तो लड़का। तो लिंग निर्धारण का जो प्रक्रिया है वो पिता के क्रोमोसोम पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किस वर्ष अपनाया गया। फटाफट बताइए कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किस वर्ष अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। सभी लोग फटाफट सही जवाब बताएंगे।
कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ऑप्शन है सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। आज का लास्ट प्रश्न है 40 नंबर, और देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। ये होमवर्क का क्वेश्चन है और आपको होमवर्क में इस प्रश्न को सही करके आना है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था। ये होमवर्क का क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत।